नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है और बात 25 में हम सामरिक महत्व के कुछ विषयों की आज चर्चा कर रहे हैं। उसमें एक मुख्य है कि भारत में जो डिफेंस हार्डवेयर है, जो यंत्र हैं और जो मशीनें हैं, जो तोपें हैं और भी विमान हैं, जहाज हैं, लड़ाकू जहाज हैं और उसके साथ में जो सामान भारत की सेनाओं को चाहिए, नौसेना को चाहिए, वायुसेना को चाहिए और भूमि की सेना को चाहिए, तो वो भारत में ही बनने का एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम चल रहा है। तो हम तो बाहर से देखते हैं और ये समझ रहे हैं कि इससे निश्चय ही जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बचेगी और भारत में एक कैपेबिलिटी भी बिल्ट होगी और उसके साथ में कई रोजगार भी जो हैं यहाँ पे भारत में खड़े होंगे और जो आगे की जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ ले जाएंगे। तो इसमें इसी विषय को समझने के लिए हमने आमंत्रित किया है ब्रिगेडियर साहब को, ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर दहमन साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपका पुनः स्वागत है बात 25 में। और जो बहुत बहुत इंडिजिनाइजेशन धन्यवाद। चला है और उसमें जो भारत में ये बनने शुरू हो गए हैं, उसमें विदेश की कंपनियां भी हैं, भारत की भी कंपनियां हैं, बहुत सारे बड़े नाम हैं, जैसे टाटाज भी हैं उसमें, लार्सन एंड ट्यूब्रो है और भारत फोर्ज है। और जो डिफेंस की जो पीएसयूज है, मझगांव डॉक है, एचएएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत सारी। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और एचएएल में तो हमने विजिट भी किए, बहुत पुराना इंजीनियरिंग टाइम के जमाने से। तो ये जो एक इंडिजनाइजेशन चल रहा है, तो वो किस तरह से जो डिफेंस की जो तैयारी है किसी भी युद्ध की परिस्थिति या सीरियस परिस्थिति के लिए, तो उसको आप कैसे देखते हैं? ब्रिगेडियर साहब, आपका पुनः स्वागत है बात 25। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। ये जो इंडिजिनाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, ये तो खैर मोदी जी का नारा है, आत्मनिर्भर भारत। खाली जी डिफेंस ही नहीं, हर सेक्टर में हमको आत्मनिर्भर होना है एंड हमें अपना काम करना है। जी। देखिए, हिंदुस्तान में कभी भी टैलेंट की कमी नहीं थी। कमी अगर थी तो शायद विल की कमी थी। उसके एक दो एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि हमें एक जमाने पे हमारे पास सैंक्शन लगी थी, हमको क्रायोजेनिक इंजन देना मना कर दिया था। जी जी क्रायोजेनिक इंजन फाइनली हमने, पहले रशिया ने हमको थोड़े दिए, मॉडिफाइड वंस, हाफ मेड, कुछ किसी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के तहत कर जी करा के हमने अपना इसरो का प्रोग्राम शुरू किया। आज जी हम अपने इंजन खुद बनाते हैं और आपको मालूम है इसरो इस वक्त कहाँ खड़ी है। जी जी इसी तरह से जब न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की बारी आई थी, तब भी हमें सैंक्शन के तहत हमें नहीं दिया गया। आज हमने वो सब खुद बना लिए हैं, हमें फॉरेन की जरूरत नहीं है। उसी तरह से जहां तक डिफेंस का सवाल था, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन था, जी वेपन्स का इंपोर्टर था, प्राइमरली फ्रॉम रशिया। आज भी शायद हमारा 60% इक्विपमेंट जो है वो रशियन है। तो वी स्टार्टेड इंपोर्टिंग फ्रॉम इजराइल, वी स्टार्टेड इंपोर्टिंग फ्रॉम अमेरिका इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बट अल्टीमेटली हम इंपोर्टर्स ही रहे और थोड़ा जी बहुत एक्सपोर्ट भी करते थे, छोटी छोटी चीजें। और जहां तक मैं कह रहा हूं कि जब तक एक मोदी गवर्नमेंट नहीं आई थी, तब तक हमारा इंपोर्ट का जो था, एक्सपोर्ट था, वो करीबन 14,000 करोड़ के आसपास में था, जो कुछ भी नहीं है। और इवन मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद उन्होंने आगे बोला एफडीआई लाओ, एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर। उसके लिए बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि अडानी को फेवर कर रहे हैं, अब अंबानी को फेवर कर रहे हैं, ब्ला ब्ला जो भी हुआ। बट मैं ये बता रहा हूं कि उसमें क्या हुआ कि रशिया के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन हुआ, हमने ब्रह्मोस बनाई। आज ब्रह्मोस हिंदुस्तान में बनती है, ऑफकोर्स रशिया की कोलैबोरेशन से। और दुनिया के 13 कंट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया है ब्रह्मोस खरीदने के लिए। और मेरे ख्याल में फिलीपींस और वियतनाम के साथ ये ब्रह्मोस का कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो भी चुका है। इसी तरह से एक साउथ कोरिया के साथ मिलकर एलएनटी ने एक आर्टिलरी गन तैयार की जो सेल्फ प्रोपेल्ड थी, K9 वज्र। तो इसी तरह से बनते बनते कुछ चीजें एफडीआई आई और हमारा जो एक्सपोर्ट था वो 14,000 करोड़ से उठ के 44,000 करोड़ तक पहुंचा, जो अभी भी कुछ नहीं था। परंतु असली चीज जब शुरू हुई वो थी आपकी गलवान की घटना। उसके बाद मोदी जी ने एक तो हमने कम से कम मेरे ख्याल में $2 बिलियन की इमरजेंसी परचेजेस की, अभी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। पर वो जो $2 बिलियन की इमरजेंसी परचेजेस हुई टू काउंटर चाइना, दैट गेव अ जोल टू इंडिया एंड विच वाज वेल रिसीव्ड
well handled by our prime minister, our defense minister and our foreign minister. ये अगर आप इसको राजनीतिकरण करना चाहते हैं, उनको गालियां देना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट कह रहा हूँ कि 3 बंदों की जो जोड़ी थी या टिकड़ी थी, इससे मिलके आर्म फोर्सेस को बहुत फायदा हुआ। $2 बिलियन तो खर्च कर दिया था। एक्चुअली ये पैसा वो था जो हमने एंडेमन्स में खर्च करना था, चाइना को चेक में रखने के लिए मलक्का स्ट्रेट में। चाइना का मलक्का स्ट्रेट डायलमा एक बहुत बड़ी बात है, एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे, कभी किसी और दिन उसके बारे में बात करेंगे। पर ये पैसा वहां से डाइवर्ट हुआ गलवान में, लद्दाख में, जो हमें करना पड़ा। उसके बाद मोदी जी ने जितने भी अपने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, HAL, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्स लिमिटेड, जो उन सबको ऐसी चाबी दी कि फटाफट आपने देखा INS विराट आ गया, न्यूक्लियर सबमरीन्स आ गई, प्रोजेक्ट 11 या प्रोजेक्ट 17 नेवी का हो सकता है, मैं नंबर गलत बोल रहा हूँ शायद, उसमें फटाफट नेवी के जहाज बनने शुरू हो गए। इस किस्म की तेजी पहले कभी नहीं देखी थी। जहां तक HAL का एफर्ट्स का सवाल था, आपने फटाफट देखा तेजस निकला, तेजस के वेरिएंट्स निकले। कल तक तेजस एक हवाई इंजन की वजह से रुका पड़ा हुआ था, उसको भी धक्का दिया गया। कुछ कंपोनेंट्स हमने खुद बनाए, कुछ इंपोर्ट करे, और साथ में हमने HAL में हमने देखा ध्रुव का मैन्युफैक्चर्ड हो गया, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, वेरियस वर्जन। तो सब कुछ इतनी तेजी से हुई कि हमारे पास आती चलेगी। और ये जो वेपन्स हैं, ये अभी दुनिया भर में इनकी मांग है, कहते हैं ना एविल्स द इंटरेस्ट। बहुत सारे कंट्रीज ने, इवन अमेरिका ने बोला है कि अगर तेजस 4th जनरेशन फाइटर जो हमारे अभी बनने वाला है, वो अमेरिका भी इसको लेना चाहता है, जिससे हम F-18 हॉर्नेट्स खरीद रहे हैं। हमने उनसे मांग की है कि हमें पेट्रियट्स दीजिए, वेपन्स दीजिए, तो वो हमसे मांग रहे हैं। इजराइलीज जो जिनसे हम लेते थे, वो हमारे वेपन्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जो हमारे अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट या AWACS एयरक्राफ्ट है, जो उनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सूट्स हैं, वो हमारे हैं। रेफाल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक सूट है, वो सब हमारा है। और अभी हाल ही में अगर आपको याद हो तो उन्होंने 900 पता नहीं 10 शायद ऐसे कंपोनेंट को डिक्लेयर किया है जिनको इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, वो इंडिया में ही बनेंगे और वही करेंगे। पर जहां तक राजनीतिकों का सवाल है, उनको लगता है कि अडानी, अंबानी, टाटा, ये इनके मोदी जी इनको फेवर कर रहे हैं पर्सनल फायदे के लिए। तो ये उनका राजनीतिक स्टेटमेंट्स हैं, बट इसका सच्चाई से लेना देना कोई नहीं है। अगर वो उनको फेवर कर भी रहे हैं या उनको गवर्नमेंट में बाहर ले जाके साथ में अगर उनको FDIs दिलाते हैं, उनको फॉरेन कंट्रीज में प्रोजेक्ट दिलाते हैं, तो वो अपने देश के लिए है, मोदी जी के लिए, उनके पर्सनल काम के नहीं है। अब वो पैसा कमाते हैं तो ठीक है, दैट इज ओके, बट देन इट इज फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। उसी तरह से अगर आर्मी का देखें तो बहुत सारे वेपन सिस्टम आपके AK-203 की फैक्ट्री अमेठी में लग गई है, वो मेरे ख्याल में 16 लाख वेपन्स का प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से आप कोई भी फील्ड देखिए तो उसकी बनने शुरू हो गई। अच्छा, उसके बाद जो DRDO आज तक हमारी एक पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग यूनिट थी, मैं नहीं बोलता कि अभी तक उन्होंने काम नहीं किया, काम किया, परंतु ये जो डंडा लगा, उन्होंने ऐसे ऐसे वेपन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, एंटी सैटेलाइट वेपन्स की बात कर रहे हैं, हम टारपीडोज की बात कर रहे हैं जो मिसाइल असिस्टेड हैं, हम बात कर रहे हैं अपने नेवल फोर्सेस की प्रोजेक्शन की, आर्मी की प्रोजेक्शन की। वो जो एक फ्रंट चाइना के साथ है, एक फ्रंट पाकिस्तान के साथ है, आधा फ्रंट जो है वो आपका काउंटर इंसर्जेंसी है, और एक और आधा मैं बोलूंगा हाफ अनदर हाफ जो अपना व्हाट यू कॉल इंटरनेट वॉरफेयर है, जो स्पेस वॉरफेयर है, जो वॉरफेयर हम चलते हैं दूसरे के जो नेटवर्क को काउंटर करने का। तो इस किस्म की जो स्थितियों में आर्म फोर्सेस आई हैं, दे हैव बीन वेल बैक्ड बाय आवर DRDOs। उनके जितने भी प्रोजेक्ट ड्राइंग बोर्ड पे थे वो प्रोडक्शन पे आने को तैयार है और दुनिया उनसे लेने को तैयार है। और मेरे ख्याल में, वैसे उन्होंने मुझे बोला था कि 2027 तक इंडिया विल बी ए नेट एक्सपोर्टर, मेरे ख्याल में 2027 नहीं तो 2030 तक, इररिस्पेक्टिव मोदी जी पावर में आए या ना आए, उन्होंने जो इंजन स्टार्ट करना था, जो धक्का देना था, वो दे दिया है। और मेरे ख्याल में इसको कोई भी नई गवर्नमेंट आती है रोल बैक नहीं कर सकती। तो उसमें बाय 2030 आई एम श्योर वी विल बी नेट एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। जी सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने साझा की हैं, जिससे सुनने वालों को एक समझ उसमें निश्चय ही उसके अंदर बढ़ोतरी होगी कि एक पूरा का पूरा नया जो है वो फिलॉसफी कि भाई जो भारत सबसे बड़ा
जो है वो इम्पोर्टर रहा है, वो क्यों रहा है उसमें हम नहीं जा रहे हैं। हम तो जो परिवर्तन हो रहा है, जो फंडामेंटल चेंज हो रहा है, विच इज अंडर वे, एंड दैट इज ऑन द इंडिजनाइजेशन ऑफ द डिफेंस हार्डवेयर। तो उसकी जो पॉजिटिव्स हैं, तो आप तो इस चीजों को और ज्यादा समझते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि 2030 में, 30 तक, चाहे कोई भी सरकार आए, जो प्रोसेसेस शुरू हो चुके हैं, जो गति या जिस तरफ दौड़ शुरू हो चुकी है वो रुकेगी नहीं, और इंडिया विल बिकम अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस हार्डवेयर इन सर्टेन सेक्टर। तो ये तो ये बात सामने आई है, लेकिन ज्यादा लोगों के सामने है नहीं। तो इसको थोड़ा सा आप विस्तार दें प्लीज। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि मोदी जी ने आगे दिया, आत्मनिर्भरता का मैसेज दिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। तो एफडीआई भी इंटरेस्ट कर रहे हैं। और उससे सबसे बड़ी बात जो ये है कि मैंने आपको बोला था कि हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे लोग जाकर अमेरिका में काम करते हैं, हमारे लोग चाइना में काम करते हैं, हमारे लोग यूके, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस में हमारे लोग काम करते हैं और उनका फायदा करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं थी, हम उनको वो इंसेंटिव नहीं दे पाते थे। परंतु अभी वो शुरू हो गया है। और सबसे बड़ा जो प्रोग्राम इसमें है वो है स्टार्टअप्स का। अगर आप देखें, हर सेक्टर में स्टार्टअप्स को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो अगर आप मान नहीं सकते कि गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है। स्टार्टअप्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, और जितना भी ये सब चीजें हैं, ये सब अल्टीमेटली हमें एक आत्मनिर्भर बनाएंगी। कल को कोई भी कंट्री, हम लोग अग्रेसर तो है नहीं, आज तक हमने किसी दुनिया में किसी के ऊपर अग्रेशन नहीं किया पिछले 5000 साल में। हम हमेशा डिफेंसिव पे रहे हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं। हम चाहते हैं कि भारत एक एक भारत, हम बिलीव करते हैं वैश्विक कुटुंबकम, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो उस चक्कर में हम फाइनली किसी को करेंगे नहीं, परंतु जो हमसे खरीदेगा या कोई हम पे अटैक करने की कोशिश करेगा, उसको हम अच्छा जवाब दे पाएंगे। हमें किसी पे आत्मनिर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हमें रशिया पे डिपेंडेंस कम करनी है, अमेरिका पे डिपेंडेंस नहीं करनी है, इजराइल की डिपेंडेंस कम करनी है। हमारे पास सिस्टम्स हैं। और ये स्टार्टअप्स का जो प्रोग्राम शुरू किया है, तो वो अगर चलता चला गया, जो चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत सारे यंग बॉयज एंड गर्ल्स हमारे आईआईटीज से या बाकी कंट्रीज से, बाकी इंस्टीट्यूशन से निकल के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपको याद दिलाऊं, 2022 में शायद हमारे कंट्री में शायद 41 यूनिकॉर्न्स पैदा हुए थे, 41 यूनिकॉर्न्स इन वन ईयर। तो ये सब जो गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं, जब मोदी जी का जो पुश है, जो रियल डंडा में बोलूंगा उसको, ये उसका नतीजा है। और एज ए रिजल्ट हम एक अच्छे भारतवर्ष का निर्माण करने वाले हैं, जो सेफ भी होगा, दुनिया में उसका एक नाम होगा, हम इज्जत से जिएंगे। आजकल जब कोई भी भारतीय अब्रॉड जाता है तो पीपल हैव अ डिफरेंट लुक टुवर्ड्स इट। पहले एटीट्यूड कुछ और होता था कि ये आगे स्नेक चार्मर्स, वो साधु संतों वाले, वो विभूति लगा के लंगोटों में बैठने वाले लोग। आज कोई नहीं सोचता ऐसा। आज मैं खुद ट्रैवल करता हूँ अब्रॉड, वेरियस कंट्रीज में, पीपल लुक अप टू विद रिस्पेक्ट, यू आर इन अ डिफरेंट दिस थिंग। तो ये हमारा, इसीलिए जो हमारी इंडिजिनाइजेशन है, ये सारा उसका ही फल है, क्योंकि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। और ये जो अभी यूक्रेन में चल रहा है, रशिया और चाइना में जो केओस है, जो वहां से लोग निकलना चाहते हैं, सैंक्शंस हैं, तो वो जब उनको तो मार्केट चाहिए, चाहे ईयू है, चाहे वो ब्रिक्स है, चाहे वो आपका क्वाड है या आरसेप है, वो एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ मार्केट टुवर्ड्स इंडिया। अभी देखिए ना, कितनी बड़ी एक कहते हैं इसको आयरनी ऑफ चीज है कि सैंक्शन लगी है रशियन ऑयल के ऊपर, और लगाई किसने है? ईयू ने या अमेरिका ने। और वो क्या करते हैं? इंडिया उनसे चीप ऑयल खरीद रहा है। वो इंडिया में फ्रूट आता है और इंडिया फिनिश प्रोडक्ट वही वापस ईयू को बेच रहा है। ये कितनी एक किस्म की विडंबना है। लोगों का क्या बोलूंगा आपके, एक किस्म की डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि एक तरफ कहते हैं कि रशिया से ऑयल मत खरीदो, फिर उस दूसरी तरफ जो उसका रशिया के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो इंडिया में बन रहे हैं, तो वो खरीदते हैं। दैट इज अ मार्केट। तो इसलिए हमें फायदा होगा, हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। ठीक बात है ब्रिगेडियर साहब। और इसी परिस्थिति में जो भारत, इवन जैसे आपने यूक्रेन की चर्चा की, वो एक समस्या है। यूक्रेन का एक बहुत ही खूबसूरत देश पूरा का पूरा तबाह हो गया। वो तबाह होने के कारण और उसकी राजनीति और
वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी इसी क्षेत्र में, मतलब जहां तक डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और इंडिजनाइजेशन की तो बात है, लेकिन उसी तरह से जो अंतरराष्ट्रीय जो झंझट हैं, जो समस्याएं, जैसे यूक्रेन का युद्ध है, तो इसमें भी एक भारत एक पर्टिकुलर स्टैंड ले रहा है, जैसा कि आपने बताया कि ये वहां से रशियन तेल को इंपोर्ट करने के लिए भारत के बीच में वो है, और वो सारी जो दादागिरी है, चाहे वो ओपेक की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे वेस्टर्न, तो उसको किस तरह से भारत ने ध्वस्त किया है। तो ये भी तो एक टर्नओवर है, मतलब जो हम इंडिजनाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक पहले से अधिक और बेहतर जो है निर्णायक भूमिका शायद अदा कर रहे हैं। तो उसके बारे में कृपया, आपने तो इस पे बहुत सारा अध्ययन भी है और आप इस बारे में व्याख्यान भी देते रहते हैं, तो कृपा करके आप बताएं। देखिए, समय की कमी है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा, मगर मैं सिर्फ पहले ये बोलूंगा कि रशिया एक हमारा ट्रस्टेड एलाय है, जिसने 71 वॉर में हमारी बहुत बड़ी मदद की थी अगेंस्ट अमेरिका। जी। आपको अगर वो याद हो, अमेरिका, रशियन सबमरीन ठीक टाइम पे आई और उन्होंने अमेरिका को 7th फ्लीट को रोका, तभी जाकर के हमने बांग्लादेश को आजाद कराया 16 दिन के अंदर या 14 दिन के अंदर। तो वो उसके साथ में रशियन वेपन्स का इंपोर्ट हमारे पास था, और सो मच सो कि जो अमेरिकन थे वो चाहते थे कि हम रशिया की तरफ नहीं जाएं। अभी भी दे आर नॉट हैप्पी विद अस कि हम खुल के विरोध नहीं करते हैं रशिया का, परंतु क्वाड में इंडिया के बगैर अमेरिकन एक कदम नहीं चल सकते, इसलिए वो जरूरत है। सो मच सो रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो इंडिया रशिया से ले रहा था, अमेरिका ने एक एक्ट पास किया अपनी पार्लियामेंट में, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस। तो अगर हम S-400 खरीदते हैं तो अमेरिका को इंडिया के अगेंस्ट भी सैंक्शन लगानी पड़ती हैं, एज पर एक्ट पास इन द अमेरिकन पार्लियामेंट। मगर अमेरिका ने इसके लिए वेवर लिया इंडिया के लिए कि लेट इंडिया बाय S-400, क्योंकि इंडिया की जरूरत है और हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि इंडिया हमारे से क्वाड में हमारे से निकल जाए। उनको ये भी पता था कि ये जो वेपन है एंटी चाइना इस्तेमाल होगा, तो वो उनके फायदे में भी जाता था। तो अगर ये देश के इंटरेस्ट देखें, जैसे अमेरिका देखता है या बाकी लोग देखते हैं, उसी तरह से आज इंडिया भी फॉर्म हो गया। एंड वी हैव अ फैंटास्टिक अमाउंट ऑफ अ गाय कॉल्ड फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, जो मोदी जी के पूरी सपोर्ट के साथ एक्सपर्ट हैं। बचपन से वो, अब उनके फादर भी फॉरेन सेक्रेटरी थे, बचपन से उन्होंने देखा है कि विदेश नीति क्या होती है, खुद भी वो फॉरेन से है, और आज वो आके बिल्कुल सही आदमी है जो एक काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि हमारे मोदी साहब ने बोला था पुतिन साहब को कि देखिए ये लड़ाई का जमाना नहीं है, बातचीत से हल निकलना चाहिए। इतना तो कर दिया, परंतु ये हम यूक्रेन के फेवर में क्यों नहीं बोला। यूक्रेन ने भारत यूक्रेन के साथ बड़े अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, पीपल टू पीपल रिलेशन थे। राज कपूर साहब वहां जाते थे, आज भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वहां पे जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, पर फिर भी उन्होंने T-80 टैंक्स पाकिस्तान को दिए जो हमारे T-72 टैंक से सुपीरियर थे। तो ये यूक्रेन ने भारत की पीठ में एक छुरा भोंका था अपने डिप्लोमेटिक फायदे के लिए। तो भारत को इमीडिएटली इमरजेंसी में आके रशिया से T-90 टैंक लेना पड़ा। तो रशिया ने भी इमरजेंसी में भारत को T-90 टैंक्स इमीडिएटली दिए कि किसी भी तरीके से जो कन्वेंशनल वॉरफेयर का पलड़ा है वो पाकिस्तान में ना जाए। तो इस किस्म की सिचुएशन में आकर के इंडिया को आज खुद खड़ा होना है। जैसे जयशंकर साहब ने बोला था, आई एम नॉट बाइंग रशियन ऑयल, आई एम बाइंग चीप ऑयल फॉर माई कंट्री, आई एम नॉट बाइंग रशियन ऑयल, आई एम बाइंग चीप ऑयल। तो हमारे जहां इंटरेस्ट होंगे हम वहां पे वही डिसीजन लेंगे जो हमें फायदे में। नहीं, ब्रिगेडियर साहब, ये जो आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई है जो कि ज्यादातर पब्लिक डोमेन में नहीं है, कि यूक्रेन ने कुछ टैंक जिनका आपने नाम बताया वो पाकिस्तान को दे के लिए और भारत के लिए एक समस्या खड़ी की थी। तो उसका थोड़ा सा विस्तार दें तो फिर हम इस बात को विराम देते हैं और फिर बाद में आपके पास दोबारा आएंगे किसी इसी जो है सामरिक महत्व की बात करने के लिए। जी ब्रिगेडियर साहब बताएं। देखिए, भारत के पास जो मैकेनाइज्ड फोर्सेस में मेन स्टे थी T-72 टैंक। उसके बाद हमने अपना एक इंडिजिनस टैंक भी अर्जुन बनाने की कोशिश की, जिसकी आज हमारी सर्विस में है, बट वो इतना एफिशिएंट नहीं कहा जा सकता, परंतु कुछ चीजों में बहुत अच्छा है। परंतु T-80 टैंक जो था, ये रशियन टैंक्स हैं, जो रशिया जब एज ए USSR था
तो जब T-80 टैंक्स की जो फैसिलिटी थी वो यूक्रेन में भी रही, तो यूक्रेन वो बना रहा था, तो T-72 से डेफिनेटली एक स्टेप आगे थे, 1 जनरेशन हायर देन T-72। अगर वो टैंक अमेरिका पाकिस्तान को मिल जाते हैं तो डेफिनेटली जो मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं इन कन्वेंशनल वॉरफेयर सिनेरियो, वो पलड़ा जो था पाकिस्तान के फेवर में जाता। तो ये हमने, इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, यूक्रेन को बोला कि आप ऐसा मत करिए, पर यूक्रेन फॉर वट एवर रीजन, डिप्लोमेटिक रीजन, इकोनॉमिक रीजन, या जो भी उनकी पाकिस्तान से खिचड़ी पक रही है, जैसे आज भी उनके जो आर्टिलरी शेल्स हैं वो पाकिस्तान से बन के जा रहे हैं या नॉर्थ कोरिया से बन के आ रहे हैं, जो यूक्रेनियंस यूज कर रहे हैं, सॉरी नॉर्थ कोरिया रशिया को दे रहा है, पाकिस्तानी यूक्रेन को दे रहे हैं। तो उस वक्त हमें ये इमरजेंसी मेजर लेना पड़ा T-90 टैंक्स को एक्वायर करने के लिए रशिया से, जो रशिया ने इमीडिएटली कंप्लाई भी किया। उन्होंने कहा ऑल राइट, वी विल गिव यू विद इन नो टाइम, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो इस किस्म की जो यूक्रेन के साथ बात है मैंने आपको बताई है, तो यूक्रेन का हमें फेवर करना है टू द एक्सटेंट कि हमने बोला वासुदेवम कुटुंबकम, तो यूक्रेन भी हमारा ही दोस्त देश है, हमारा दोस्त, अपना दो भाई है, परंतु उस भाई को यह भी याद रखना चाहिए कि जब मुश्किल टाइम में आके आपने हमें धोखा भी दिया। तो यही सिर्फ एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता था। तो इसलिए अगर हमने यूक्रेन में खुल के साथ नहीं दिया तो कोई बड़ी गलती नहीं की है, हमने अपना इंटरेस्ट देखा है, क्योंकि उस वक्त यूक्रेन ने अपना इंटरेस्ट देखा था जो हमारे खिलाफ था। आज हम अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो अगर वो यूक्रेन के खिलाफ जाता है तो जाए, वेयर इज द प्रॉब्लम। तो ब्रिगेडियर साहब, आपने जो भारत का इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम है, जो कि डिफेंस हार्डवेयर और भारत में बन रहा है, उसका महत्व क्या है और उसका मुख्य कारण क्या है, एक पुश जो दिया गया है, और उससे आगे आने वाले समय में फायदे ही होंगे, और आपका आकलन ये है कि 2030 तक भारत एक नेट एक्सपोर्टर भी बन सकता है। तो कितना इकोनॉमी में परिवर्तन होगा, कितने रोजगार उससे उत्पन्न होंगे और किस तरह से पूरा बदलाव होगा, तो उसके ऊपर आपने जो है वो अपनी बात रखी। और उसके बाद रोजगार आएंगे, फॉरेन एक्सचेंज आएगी, उसके साथ में आपका जीडीपी बढ़ेगा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर जाएगा, तो कितना फायदा होने वाला हमको। हालांकि ये बात तो गलत है, डिफेंस एक्सपेंडिचर होगा तो दुनिया में तबाही मचेगी, पर आजकल वो कौन मानता है इसको, हमें तो अपना इंटरेस्ट देखना है। आजकल तो बड़ा क्लियर हो गया, इट इज नीदर ए यूनिपोलर वर्ल्ड नॉर अ बाइपोलर, इट इज नॉट इवन मल्टीपोलर, मैं बोलता हूँ इट इज ए ओमनीपोलर वर्ल्ड, कि वही कंट्री है, एक इशू पे हम उसका साथ दे रहे हैं, दूसरे इशू पे हम उसके अगेंस्ट हैं। तो दिस इज हाउ द डिप्लोमेसी वर्क्स आज की डेट में। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। और देखिए कि ब्रिगेडियर साहब को जो एकेडमिक वॉरियर ऐसे ही नहीं कहा जाता है, तो कितने सारे जो दृष्टिकोण हैं, कितने सारे जो बैकग्राउंड हैं, एंशियंट से लेके मॉडर्न तक और आगे की जो संभावनाएं हैं, उस पे भी ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर साहब ध्यान रखते हैं। तो ब्रिगेडियर साहब से बात करके हमें बहुत सारी चीज़ों का फर्स्ट हैंड एक सोल्जर लीडर की तरफ से ये हमें समझने का मौका मिला है। तो ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे आपकी अपनी जो विशेष जो इसके अंदर जानकारी है और उसमें विशेषज्ञता है, वो आपने साझा की। तो हम कभी फिर दूसरे समय में फिर आपके के पास आएंगे और सामरिक महत्व के किसी विषय पे फिर आपसे चर्चा करके कुछ जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सोल्जर और एक एकेडमिक हैं, जो कि एक बहुत ही विशिष्ट और यूनिक सिचुएशन है। तो उससे हमें निश्चय ही हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को और हम सबको इससे लाभ मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर साहब। हम आपसे फिर मिलेंगे एक दूसरी बातचीत के उसमें। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर ब्रिगेडियर विजय सागर साहब के बात में, कि जो बता रहे थे कि भारत में जो इंडिजिनाइजेशन का, जो भारत में ही जो डिफेंस के जो हथियार हैं और जो सामान सामग्री है उसको बनाने का कैसे क्या कार्यक्रम चल रहा है, उसके मुख्य कारण क्या हैं। और दूसरा ही उनका ये आकलन है कि 2030 तक
भारत जो है वो नेट एक्सपोर्टर हो जाएगा डिफेंस हार्डवेयर का। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो कि जनरली जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो ये जानकारी हमें ब्रिगेडियर साहब ने दी है, तो उनका धन्यवाद। हम फिर कभी उनके पास दोबारा लौटेंगे और इसी सामरिक महत्व के किसी विषय की चर्चा करने के लिए। तो आपका इस चर्चा को देखने के लिए धन्यवाद, और हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। धन्यवाद, नमस्कार।